हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम आपके साइंस टीचिंग के आपको मैं मस्कुलर सिस्टम टॉपिक पढ़ा रही थी। आज मैं आपको मसल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, देखिए आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की संरचना। देखिए जो आपकी प्रत्येक जो पेशी सेल्स होती हैं यानी मसल सेल्स होती हैं वो किससे घिरी हुई होती हैं? सर्कोलेमा नामक आवरण से घिरी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तथा इसके कोशिका जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पुटअप भी हुआ है, पूछा भी गया है कि जो पेशी सेल्स होती है वो किससे ढकी हुई होती है, किस आवरण से घिरी हुई होती है? तो किससे घिरी हुई होती है बेटा? सर्कोलेमा से घिरी हुई होती है। तथा इसके कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कई आपके ओवल शेप्ड और चपटे केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। अतः प्रत्येक पेशी तंतु एक अकेली कोशिका नहीं होती, मतलब एक वो सिंगल सेल नहीं होती बल्कि मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर रचना होती है। देखिए जैसे ये बहुकोशिकीय है, इसके बाद आपका इसमें सर्कोप्लाज्मिक जाल हो गया प्लस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्या कहलाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल कहलाते हैं। ठीक है, जो मायोफाइब्रिल होता है, प्रत्येक मायोफाइब्रिल में आपके किस कलर की पट्टियां होती हैं? ब्लैक एंड वाइट पट्टी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी ब्लैक पट्टी होती है उसको ए बैंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वाइट पट्टी होती है उसे आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड कहते हैं। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपकी ब्लैक पट्टी ए बैंड कहलाती है और वाइट पट्टी आई बैंड कहलाती है। ठीक है, जो आपका वाइट बैंड होता है उसके बीच में एकांतरित करके ब्लैक बैंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका वाइट बैंड होता है उसके मध्य में एक रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं? हेंसेंस लाइन बोलते हैं या एच बैंड कहते हैं। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक है कि जैसे थकावट, कभी कभी पूछ लेते हैं कि थकावट किसे कहते हैं? तो थकावट ये होती है यदि पेशियों को कुछ समय तक निरंतर आकुंचन करना पड़े या उसमें धीरे धीरे जो जैसे आप मतलब मान लीजिए जैसे आप धीरे धीरे कोई वर्क कर रहे हैं किसी भी सेल्स से, तो क्या होता है धीरे आप कुछ समय के बाद वो थक जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके थकावट वो किस वजह से होती है? वो आपके लैक्टिक एसिड की अधिक मात्रा की वजह से होती है। ठीक है, जब आपकी पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? आपको थकावट का अनुभव होने लगता है। ठीक है, इसके बाद थकावट दूर कैसे होती है? तो जब हम विश्राम करते हैं या आराम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के पाइरुविक एसिड में बदल जाता है। इसके बाद क्या होती है? आपकी थकावट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थकावट किस वजह से होती है? आपके लैक्टिक एसिड की अधिक मात्रा के जमने के कारण होती है, जिससे आपका थकावट दूर किससे होती? जब आप विश्राम करते हो तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो होकर के क्या बन जाता है? पाइरुविक एसिड बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है? थकावट आपकी दूर हो जाती है। ये देखिए इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बताया है। आपकी थकावट किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में जब जमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग विश्राम करते हैं तो आपका पाइरुविक एसिड में बदल जाता है और आपकी थकावट समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपकपी क्यों होती है? तो जब रेखित पेशियों द्वारा जब अधिक मात्रा में संकुचन की प्रोसेस होती है बेटा, तो इस वजह से आपकी बॉडी में कपकपाहट का अनुभव होने लगता है। ठीक है, अत्यधिक कार्य पर सांस फूलना तो किसकी वजह से होता? O2 डेप्थ के कारण यानी ऑक्सीजन ऋण के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका था, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते जाइए और साथ में प्रिपरेशन भी करते जाइए।